आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में जैसे हम सब जानते हैं, बत्रा सर हमें फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं और उसके साथ-साथ उन्होंने हमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, उन्हें कैसे सँभाल के रखना है ताकि समय पड़ने पर हमारे काम आ सकें। और इसके अलावा कल हमें आई डोनेशन के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी समझाया था। आज का हम सेशन प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बत्रा सर हमें उसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे। मिसेस पाठक, आप करना चाहेंगे प्रेयर? बोल देती हूँ। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो भक्ति का दान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न होवे कोई, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न होवे कोई, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मासी जी, बहुत अच्छे से प्रेयर हुई हमारी आज की। और आज की प्रेयर में बत्रा सर के बेटे का नाम भी आया, ईश। थैंक यू। सर से अनुरोध कि आज का सेशन स्टार्ट करें ताकि हम समय पे उसे कंप्लीट कर पाए। थैंक यू आशा जी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कैसे मैं सेशन करूं, और ये गीता क्लासेस के माध्यम से और आशु जी के माध्यम से ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने मेरे को कह के मोटिवेट करके मेरी इच्छा पूरी करने में मदद की है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कल हमने इक्विटी मार्केट क्या होता है, लार्ज कैप मिड कैप क्या होता है, वो डिस्कस किया था। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं ये भी किया था। कुछ भ्रांतियों के बारे में चर्चा की थी। आज वो सब हम एक बार बहुत ब्रीफ में रिपीट कर लेंगे, और जो कल नहीं किया था वो मैं आज करूँगा। एक इनकम टैक्स के रूल, क्योंकि जब भी आप कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप जरूर उसमें प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस प्रॉफिट को कैसे, उसके ऊपर सरकार का क्या हिस्सा है, किस तरीके से उसके ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक मैंने कल कहा था कि एक प्रोवर्ब है कि यू कैन नॉट ईट ए केक एंड हैव इट आल्सो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप केक खा भी सकते हैं और केक बचा भी सकते हैं। और एक
एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि 2000 रुपये में आप अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट, सुनीता जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई कि 2000 रुपये में बेटी की शादी करने की सुन के। सही कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं कह रहा हूँ? सिर्फ बेटी की या बेटे की भी? बेटे की भी कर सकते हैं, लेकिन बेटी की शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसलिए वो दिल को ज्यादा क्लोजली टच करती है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। सबकी स्क्रीन पे बत्रा सर की स्क्रीन आ रही है क्या, जो सर दिखाना चाह रहे हैं? नजर आ रही है जी, नजर आ रही है। नजर आ रही है। चलिए, ये ग्राफ है, मैंने गूगल में से ही सर्च किया है। इसमें 4 लाइनें हैं। ये 1980 से लेके 2019 तक है। इसमें बैंक के इंटरेस्ट को, गोल्ड को, सिल्वर को और शेयर मार्केट को वो कंपेयर किया गया है। सबसे नीचे जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन, ये बैंक का इंटरेस्ट की लाइन है। ये रेड वाली गोल्ड की है, और ये ग्रे वाली जो है सिल्वर की है, और ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये शेयर मार्केट की है। यानी अगर आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में या सेंसेक्स का रिटर्न जो है बैंक के रिटर्न से कई गुना ज्यादा है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि इक्विटी फंड जो है कितनी तरह के होते हैं। मुख्यतः 2 तरह के, इक्विटी और डेट ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड में आगे बहुत सारे उसके अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे हाइब्रिड जिसमें इक्विटी 65% और डेट 35% दोनों को मिला के हैं। लार्ज कैप जिसमें 65% बड़ी कंपनियां ही, बड़ी कंपनियां मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिस्टिंग करें तो ऊपर की 100 कंपनियां उसमें। लार्ज एंड मिड कैप अलग एक स्कीम आती है, उसमें ऊपर से 250 कंपनियां, 100 कंपनियां लार्ज और 101 से 250 तक की मिड कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ मिड कैप आता है जिसमें 101 से 250 तक की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। स्मॉल कैप जो 250 के बाद नीचे की कंपनियां उसमें, और इसी तरीके से मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और फोकस, इसमें ये तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं। और सेक्टोरल जैसे सिर्फ आईटी है, फार्मा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सेक्टोरल फंड होते हैं। इसी तरीके से जो डेट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, इसमें हाइब्रिड जो इक्विटी और डेट दोनों को मिला के होता है, लेकिन इसमें डेट का रेशियो ज्यादा होता है और इक्विटी का कम होता है। लिक्विड फंड जो ओवरनाइट फंड, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म 6 महीने से 1 साल के लिए, मीडियम टर्म 1 साल से 3 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म 3 साल के ऊपर के लिए। इस तरीके से अलग अलग इक्विटी और डेट है। और भी इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो जाती हैं, जैसे बॉन्ड फंड है या सॉवरेन फंड है। इस तरीके से अलग अलग, बट बेसिकली ये क्राइटेरिया है। लार्ज कैप का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में हिंदुस्तान में है। एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये सब इनका मैंने सेंसेक्स में से ऊपर की 10 कंपनियां निकाली हैं, और ये सब 10 कंपनियां इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब भी आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरीके की कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि रिस्क जिसमें काफी कम होता है। एक कंपनी ऐसी नहीं है कि रातों रात गायब हो जाए या इनमें
बहुत ज्यादा नुकसान होता रहे। शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन रिस्क जो है वो काफी कम होता है। इसके बाद मैं आपके साथ इनके ऊपर इनकम टैक्स क्या रूल्स हैं वो चर्चा करना चाहूंगा। इनकम टैक्स के लिए इसके 4 जो है बाइफर्केशंस हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इक्विटी से और डेट से, दोनों के अलग अलग रूल हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 1 साल से कम जो रखा पैसा आपने, आज इन्वेस्ट किया और अगले 12 महीने से पहले ही उसको ले लिया, तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स, जो प्रॉफिट होगा, जो एप्रिसिएशन होगी, उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। सिर्फ आपका चाहे 10% का स्लैब है या 30% का स्लैब है, सिर्फ 15% लगेगा। और अगर आपने 12 महीने से ज्यादा रखा, एक दिन भी फालतू रखा, तो उसमें टैक्स रेट जो है पहला 1 लाख रुपया का प्रॉफिट, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगना। मान लीजिए आपने 10 लाख लगाया और 1 साल के बाद 11 लाख आपको मिला, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, टैक्स लायबिलिटीज नील। और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो जितना 1 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर 10% टैक्स होगा, अगेन फ्लैट। आपका चाहे 30% वाला स्लैब हो, चाहे 25% 20 वाला हो, लेकिन टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी इज ओनली 10%। और यही अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में लगाया तो इसमें शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन चेंज है। इक्विटी वाले में 1 साल थी, इसमें 3 साल है। और 3 साल तक अगर आपने पैसा निकाल लिया तो जो आपकी रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा देर आप उसमें इन्वेस्टेड रहे हैं तो उसमें 2 चीजें हैं। एक तो टैक्स रेट उसमें 20% है सिर्फ, और इंडेक्सेशन बेनिफिट साथ में। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब यह है कि इस 3 साल के पीरियड में जितनी महंगाई हुई उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख लगाया था और 10 लाख का आपको 13 लाख मिला, 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो 3 लाख रुपए में 3 साल में जितनी महंगाई हुई, मान लीजिए 20% महंगाई हुई, तो वो 20% जो है वो निकाल देंगे और बाकी 1 लाख जो बचा उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी को बहुत कम कर देता है। एफडीआर और म्यूचुअल फंड, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड में ये बहुत बड़ा फर्क है। एफडीआर में अगर आप ब्याज नहीं लेते तो भी उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वो देना पड़ेगा एज पर रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब। जो भी आपकी स्लैब है उसके हिसाब से आप ब्याज निकालें या ना निकालें, आपको इनकम टैक्स देना है। डेट म्यूचुअल फंड में और वैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में जब तक आप पैसा निकालते नहीं है तब तक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अगर आपने 10 साल तक पैसा नहीं निकाला तो आपने 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। और 10 साल के बाद अगर आपने जब भी पैसा निकाला तो इक्विटी अगर म्यूचुअल फंड है तो पहला 1 लाख फ्री है और उसके बाद सिर्फ 10% टैक्स है। और अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो जितना पैसा आपने निकाला उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर जितनी महंगाई है उतना लेस करके बाकी के ऊपर 20% टैक्स है। तो ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेट म्यूचुअल फंड जो है वो एफडीआर से 1 कदम आगे हैं, ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। टैक्स से रिलेटेड कोई किसी ने कुछ पूछना चाहे तो? हाँ जी, ये 2 स्लाइड्स जो सर ने दिखाई हैं उन्हीं में से अगर कुछ भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से उसी को अगर पहले समझ के चलेंगे तो आगे हमारे लिए इजी हो जाएगा ना। ये मत सोचें कि जैसे मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ना लगे कि मैं बुद्धू हूँ, बेहिचक पूछें। पहली बार में किसी को समझ आता ही नहीं है, जैसे हमको पहली बार में गीता समझ नहीं आ रही, ऐसे ये फाइनेंस है, इतनी जल्दी से सबको समझ आता तो सब फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। देखिए फिर भी कोशिश की है मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बताने की। टैक्स लायबिलिटी 2 अलग अलग टुकड़े, एक इक्विटी लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। इक्विटी के केस में शॉर्ट टर्म जो है लेस देन 12 मंथ्स और सिर्फ 15% टैक्स,
और 12 महीने से ऊपर हो जाए तो पहला 1 लाख का प्रॉफिट 0 इनकम टैक्स, 1 लाख से ऊपर 10%। और डेट म्यूचुअल फंड में, और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स, पोस्ट टैक्स रिटर्न को कंपेयर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए टैक्स का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म जो है 3 साल तक गिना जाता है, 3 साल तक शॉर्ट टर्म माना जाएगा और उसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह इनकम टैक्स लगेगा। और 3 साल से ज्यादा है तो जितनी महंगाई बढ़ी है उसको लेस करके बाकी के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। और सर ये इक्विटी और डेब्ट को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें हमारे। इक्विटी और डेट में, ओके। इक्विटी मैंने जैसे आपको बताया था कि बड़ी कंपनियां, जब बहुत बड़ा बिजनेस करना होता है, छोटा बिजनेस तो हम अपने लेवल पे 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी मिलके कर लेते हैं। जब कोई बिजनेस बहुत बड़ा हो जिसमें 10 आदमी भी कम हो, 20 आदमी कम हो, तो 100 200 500 1000 10,000 20,000 लोगों के पैसे लगने हो तो लिमिटेड कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। लिमिटेड इसलिए कहते हैं कि जिसने जितना पैसा लगा दिया उसकी लायबिलिटी उतनी है, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी, बिजनेस में फायदा हो या नुकसान हो। और फायदा होगा तो सारे खर्चे निकाल के जो नेट सरप्लस होगा वो सारे शेयर होल्डर में बांटा जाता है। इसको इक्विटी कहते हैं, इसी को इक्विटी मार्केट कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये डील होते हैं। और जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं तो ये इन्हीं शेयरों की बात करते हैं। ये ओनरशिप राइट देते हैं हमको। जैसे HDFC बैंक है, अगर आपने एक शेयर भी खरीद लिया तो आप उसके ओनर बन गए। आप उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वो उनका प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट जब बांटेंगे तो आपको आपके हिस्से का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। मैनेजमेंट में जब उनका डिसीजन हो, MD चेंज करना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो एक बैलेट पेपर होता है या वोटिंग होती है, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो उस वहां पे पार्टिसिपेशन होता है। अदरवाइज घर पे बैठ के चुप करके साल के बाद जो प्रॉफिट का अपना शेयर है वो आ जाता है। या जिस कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उसके शेयर कीमत उतनी बढ़ जाती है। इन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर प्रॉफिट कंपनी का शेयर बढ़ जाता है, तो जब भी आप बेचते हैं तो आपको बढ़े हुए रेट मिलते हैं। जैसे HDFC बैंक की लेते हैं, 2 रुपए का शेयर है, जब आया था तो 10 रुपए का एक शेयर था, बाद में उन्होंने एक शेयर के 5 शेयर कर दिया और उसकी कीमत 2 रुपए कर दी। लेकिन आज उस 2 रुपए वाले शेयर की कीमत 1500 रुपए है, तो वो 2 रुपए जो है वो 1500 के बराबर हो गए आपके, क्योंकि बैंक बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह ICICI बैंक है, इसके 10 रुपए का एक शेयर 600 रुपए का है। तो एग्जैक्टली इस तरीके से जो कंपनियां जितना अच्छा चलती रहती हैं उनका उसी हिसाब से प्रॉफिट बढ़ता रहता है, आपको घर बैठे इनकम आती रहती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। डेट जो होता है वो किसी को लोन दिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके किसी दोस्त ने एक बिजनेस करना है, आपके पास मदद लेने के लिए आया, तो मदद लेने के लिए आया तो फाइनेंशियल हेल्प, तो 2 तरीके हैं। आपने कहना है कि ये 1 लाख रुपया है और इसका मेरे को तो हर महीने ब्याज चाहिए, तेरा बिजनेस चले या ना चले, तो इस 1 लाख रुपए से 10 लाख बना या 5,000 बना, मेरे को साल के बाद महीने के बाद 2,000 रुपये देने हैं। ये डेट हो गया। और अगर आपने उसको 1 लाख देते हुए कहा भी 1 लाख तूने लगाया, 1 लाख मैंने लगाया, 2 लाख, और तू मेहनत करेगा तो 2 हिस्से तेरे, 1 हिस्सा मेरा, तो महीने के बाद 2 महीने बाद जब भी हम बैठेंगे तो जितना प्रॉफिट होगा मेरे से को प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। जब आपको प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए तो इक्विटी शेयर हो गया, और जब आपको ब्याज चाहिए तो डेट हो गया। डेट में बिजनेस चले या ना चले उसको हर महीने, हर साल, 6 महीने जो टर्म्स डिसाइड हुए उसके ऊपर ब्याज देना है। और इक्विटी में ब्याज नहीं देना है, जितना बिजनेस चलेगा उसमें जो प्रॉफिट होगा सारे खर्चे निकाल के उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो इक्विटी हो गया। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी। और उसी हिसाब से जो है टैक्स रूल्स है। अब आएंगे हम उसके ऊपर कि खा भी लो और बचा भी लो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि
बैंक में अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडीआर कराई, सूद साहब ने उसको 6% के हिसाब से उसका हर महीने ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% के हिसाब से 10 लाख का 60,000 रुपये बना, तो साल में हर महीने में 5,000 रुपये मिलेगा। एम आई करेक्ट? सर दोबारा एक बार बताना है क्या पूछा था? 10 लाख रुपए की एफडीआर बैंक में जमा कराई जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट है, तो हर महीने आपको कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। 10 लाख का 6% 60,000 हुआ। 60,000 को 12 से डिवाइड किया तो 5,000 रुपये, वो 5,000 हर महीने करेगा। ये तो सूद साहब के साथ हुआ। और ये हमारे एक और मित्र हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया। 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिया, किसी एक म्यूचुअल फंड में 20 मई 2016 को, और हर महीने उसमें से 5,000 लेते गए। 20 मई 2015 से 5,000 पे 2016 से 5,000 लेते गए, तो 5 साल में 3 लाख रुपए निकाले उन्होंने। लेकिन वो 10 लाख जो है आज उनके 14,34,000 बने हुए हैं। ये मैंने advisor.com से एक रियल स्टोरी निकाली है, फैक्ट है, सिर्फ इसमें म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लिया। अगर आप पूछेंगे तो बता भी दूंगा। 10 लाख रुपए लगाए एफडीआर की तरह, हर महीने 5,000 रुपए लेते गए और टोटल 5 साल में 3 लाख रुपए निकाले। लेकिन 10 लाख जो है उसकी कीमत 14,34,122 रुपए हो गई। और ये 5 साल की कैलकुलेशन थी। अगर इसी कैलकुलेशन को 10 साल पे करें, 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले जमा कराए थे और हर महीने 5,000 लेते गए, 10 साल के अंदर 6 लाख रुपए उसमें से ले लिए। लेकिन बैंक में होता तो 10 लाख के 10 लाख होते, यहाँ पे 22,07,363 रुपए है। आपको केक के साथ केक, हर महीने केक खाया भी है और एक्यूमुलेट भी होता गया। और यहाँ पे तो ये डबल हो गया, 10 लाख के 22 लाख हो गए, और जितना बैंक का इंटरेस्ट है उतना आप हर महीने लेते रहे। कौन सी स्कीम है सर ये कहाँ गया? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कोई एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप कोई भी कैलकुलेट करेंगे, मैं उसका आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको 1 मिनट में, लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी 10 लाख के 22 लाख मिलेंगे 10 साल। नहीं, वो तो मार्केट के हिसाब से। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिसने आज से 10 साल पहले लगाया था, हाँ जी, उसको ये मिला। ठीक ठीक। हाँ, आपको क्या मिलेगा वो आपकी किस्मत के साथ है, मार्केट कंडीशंस के साथ है। लेकिन ये एक कैलकुलेशन आप पिछले 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की कोई भी देख लें, हर महीने उसमें से पैसा जितना बैंक का इंटरेस्ट है वो लेते रहें, और उसके बाद 5 साल 7 साल के बाद, हो सकता है पहले 1 साल 2 साल आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन 5 साल के बाद आपको फर्क नजर आना शुरू होगा। और फिर देखेंगे कि आपने के खाते भी जा रहे हैं और बचाते भी जा रहे हैं। ठीक है। आशु, टाइम हो जाए तो मेरे को बता देना। सर आज मेरे ख्याल से इतना ही रखें, ठीक है ना? अगर किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, क्योंकि अच्छे से समझ के चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा हमें उसका। इसके ऊपर कल भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी स्कीम पूछना चाहे तो बता सकते हैं, और मैं एग्जैक्ट इसी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ कि कितना पैसा कौन सी स्कीम में लगा के आपका कितना बना। कितना बनेगा ये मैं नहीं दिखा सकता, ये भगवान जी भी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन कितना बना पास्ट में वो मैं दिखा दूंगा। और इसके साथ मेरे सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, और दूसरा 2000 में शादी कैसे करें बेटे की आप अपने आप करते रहिए। सर वो दोनों तो अभी कर सकते हैं कवर, या वो लंबे टॉपिक है? कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ना, जैसे आपकी मर्जी है। मेरे को तो मैं
दीदी शशि दीदी से आज्ञा लेके अगर 5 मिनट है तो कर सकते। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहे हैं दोनों, तो मेरे ख्याल से इत्मीनान से ही सुने जाए तो अच्छा है। और बत्रा सर सर तो अगर हमारे साथ बेटे की नहीं शादी हैं। बतानी है वो आज बता दो आशु को, बेटी की कल बता देना। बेटी बेटे दोनों की कल बता दूं, मैं आराम से बता दूं। अभी तो आशु काफी टाइम है, इतने इतने से तो बच्चे हैं तेरे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सर का। हमें इक्विटी और डेब्ट के बारे में जैसे मुझे नहीं पता था, तो सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके क्लियर किया। ऐसे किसी को भी कोई डाउट हो, क्योंकि सबके मन में होते हैं डाउट्स, और ये भी नहीं है कि हमें सब कुछ पता ही है, और ये भी नहीं है कि अगर हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें माया से कुछ लेना ही नहीं है। माया को अच्छे से इन्वेस्ट करना तो आएगा, तो वो तीक्ष्ण बुद्धि होगी तो हमें ही उसका फायदा होने वाला है। तो इसलिए किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज उसी समय पूछिए। और कई बार बहुत सारे लोगों को पता भी था लेकिन ध्यान कभी नहीं दिया। अब किसके बारे में बोल रहे हो, बत्रा जी मालूम जानते हैं। नहीं, वही रहता है कि हम पूछने में हिचक जाते हैं। और एक बार कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप एक बार पूछोगे, अगर कुछ नहीं आया तो एक बार बुद्धू कहलाओगे, लेकिन अगर एक बार नहीं पूछा तो सारी उम्र के लिए हम बुद्धू रह जाएंगे। इसलिए कहीं पे भी अगर छोटा सा भी डाउट हो तो आराम से पूछ के चलें। हम सेशन को आराम से जितने दिन हो सके, सर बहुत ग्रेट है और पूरा टाइम अपना डिवोट कर रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू बत्रा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।